नमस्ते दोस्तों, मैं उजर शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टार पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने जो एक रिवीजन क्लासेस की जो चेन चलाई थी, आज उसी में पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के स्टेजेस का। क्योंकि इसके पहले मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस टाइप्स ऑफ कंपनीज और बहुत कुछ डाला हुआ था और उसमें बाकी चीजें भी मेंशन की थी। आज है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ऑफ अ स्टेज की बारी, इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियोस पे पहले विजिटर हो या फर्स्ट टाइमर गेस्ट हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक मेरी ये मदद पहुंच सके। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू post your comments and doubts if you have after watching the video to clear all the doubts, and I assure you that I will definitely clear all the doubts regarding my lecture. Let's start with the formation of a company stages. और ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स की, जिसमें सबसे पहला है प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर हम सभी जानते हैं कि ये नॉर्मली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आते हैं और जैसे ही बिजनेस का पर्पस पूरा हो जाता है ये अपने काम पे वापस चले जाते हैं, यानी जो काम ये पहले कर रहा था उससे वापस दे जस्ट गेट बैक टू देयर वर्क अगेन। अकेजनल प्रमोटर्स की बात करूं तो अकेजनल प्रमोटर्स में मेन है कि ये मतलब एक सर्कुलर फ्लो वाले नहीं होते। इनका काम होता है बस कि एक आध बार आए, इन्होंने प्रमोशन किया और फिर वापस से अपने काम पे बैक टू। लेकिन प्रोफेशनल प्रमोटर्स का काम ही यही होता है कि एक कंपनी का प्रमोशन किया, फिर अगले कंपनी के पास पहुंच गए, फिर उससे प्रमोशन किया, फिर अगले के पास पहुंच गए। इस तरीके से इनके नेचर्स होते हैं। तीसरा है एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स एग्जैक्टली इन दोनों का मैं कहूंगा तो क्लबिंग है। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स जो होते हैं वो आइडिया कंसीवर्स होते हैं कि किस तरह कंपनी चलानी है, और फिर जैसे ही वो आइडिया जनरेशन करते हैं उसके बाद उसका प्रमोशन करके उसको एस्टैब्लिश करवाते हैं एंटरप्राइज को, वो उसके पार्ट बन करके, उसके मैनेजमेंट का पार्ट बन करके ऑटोमेटिकली एंटरप्राइज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक, एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। चौथा है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो प्रमोटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन करके करती हैं, क्योंकि वो अपने अपनी फील्ड्स में बहुत मास्टर होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें किस बिजनेस को प्रमोट करना है कि वो हमें एक अच्छा रिजल्ट देके जाएगा और अच्छा आउटपुट देगा, यानी रिटर्न दे सकता है। तो फाइनेंशियल प्रमोटर्स एग्जैक्टली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आपको प्रमोट करती हैं और जो आइडिया आपने जनरेट किया है उसकी फिजिबिलिटी देखते हुए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, ठीक। लास्ट है गवर्नमेंट प्रमोटर्स। गवर्नमेंट प्रमोटर्स में भी जैसे गवर्नमेंट आजकल मतलब हमने देखा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड और भी कई सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस शुरू हो रही हैं। तो गवर्नमेंट जब कोई नया एंटरप्राइज शुरू करने के बारे में सोचती है तो वो भी प्रमोटर्स के थ्रू ही जाता है। तो जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स में बनाने के लिए जो प्रमोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम गवर्नमेंट प्रमोटर्स कहते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स, कि क्या फंक्शन वो प्ले करते हैं और क्या उनका रोल है एंटरप्राइजेस में। लेट्स सी। नाउ इट्स टाइम फॉर फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। द वेरी फर्स्ट इज आइडिएशन। आइडिएशन का मीन्स है आइडिया जनरेशन। कि प्रमोटर्स जो मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स, वहां पे इनका रोल आता है। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर जो एक आइडिया कंसीव करते हैं कि हाँ कि इस पर्टिकुलर फील्ड में हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो उनका काम है। सेकेंड है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी आपने जो आइडिया जनरेट किया वो कितना हद तक पॉसिबल है हर तरीके से, फाइनेंशियली, रिसोर्स वाइज और क्या कहते हैं लीगल स्टेटस पाने में, हर तरीके से, ठीक। तो फिजिबिलिटी स्टडी सिर्फ इतनी है कि उसका हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि वो कितना पॉसिबल है बनाने में और करने में। तीसरा अरेंजिंग रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ प्रमोटर करता है, ठीक है। अरेंजिंग फाइनेंस, बिल्कुल, क्योंकि बिना इसके न ये होगा न ये होगा न ये, सॉरी ये तो होगा लेकिन ये दोनों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फाइनेंस भी देखना होगा कि हमें जो बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो किस हद तक फिजिबिलिटी मतलब वो है पॉसिबल है या फिर वो रिटर्न दे सकता है। प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स में आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके वो हैं शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं जिनके थ्रू, और रजिस्टर्ड कैपिटल, इन सारे चीजों का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और इन्हीं के बेस पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी की जाती है, ठीक है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जब कंपनी रजिस्टर होने वाली होती है तो वो दिखाते हैं कि आपको किन किन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो वो प्रमोटर्स का काम है कि आपके लिए कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं और कौन आपके साथ बेस्ट सुटेड होगा, ठीक है। फिर है नेमिंग ऑफ कंपनी।
नेमिंग ऑफ कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस नाम से कंपनी बनाने जा रहे हो, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये देखता है कि आपने जो नाम सजेस्ट किया है कंपनी के लिए कहीं वो सिमिलर तो नहीं किसी और कंपनी से। ये काम प्रमोटर का होता है कि वो देखता है कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी और के नाम के साथ मैचअप ना करे, नहीं तो आप खुद भी लीगल में फंसेंगे। दूसरा, आपको लीगल स्टेटस नहीं दिया जाएगा बिजनेस चलाने के लिए। फिर है अपॉइंटिंग बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड एटसेट्रा। बिल्कुल, प्रमोटर का ही काम है कि वो अपने बैंकर्स और ब्रोकर्स मतलब दलाली, मतलब जो बिजनेस को और आगे पुश करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि हाँ आप इस कंपनी के साथ बिजनेस करो या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लो वगैरह वगैरह सब कुछ करते हैं। ठीक, इसमें सॉलिसिटर्स, अंडर राइटर्स भी आते हैं। अंडर राइटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगा, बट लिख लो। एंड लास्ट इज ऑब्टेनिंग लाइसेंस। इन सारी फॉर्मेलिटीज के बाद यानी अपॉइंटिंग बैंकर्स के बाद जो लास्ट आपकी एक फॉर्मेलिटी आती है वो है ऑब्टेनिंग लाइसेंस। तो प्रमोटर का भी ये काम है कि वो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपके लिए बिजनेस कमेंसमेंट का लाइसेंस यानी रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद लाइसेंस ऑब्टेन करके आपको हैंड ओवर करे। ठीक है, अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में। बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, सबसे पहला है अप्रूवल ऑफ नेम, यानी प्रमोटर ने जो नाम जो प्रपोज किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको चेक करेगा कि कहीं एग्जिस्टिंग कोई कंपनी इस नाम से तो नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इस नाम से कोई कंपनी नहीं है, तो वो आपका अप्रूवल ऑफ द नेम कर देगा। सेकंड है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, लेकिन अगर प्राइवेट है तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर दिया, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों कर दिया। फिर है पेमेंट ऑफ फी। तो रजिस्ट्रेशन की जो भी पेमेंट ऑफ फी होती है, आई थिंक जहां तक मुझे पता है 1000 या 1500 रुपए होती है रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन अब शायद बढ़ गई हो, मे बी 5-6 या जो भी हो 10,000, तो वो आपको देना होता है। उस पेमेंट ऑफ फीस के बाद आपको रजिस्टर कर लिया जाता है, जिसमें आपको एक टिन नंबर, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा टू स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है, अगला है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आइए देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन में कंपनी के अंडर में क्या क्या प्रोविजंस हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें कंपनी के फॉर्म में, तो सबसे पहला है सेबी अप्रूवल। सेबी हम सभी जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनी के जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं या लोन बॉन्ड्स हैं, बाकी चीजें, उनकी रेगुलेशन करती है। ठीक है, तो सेबी अप्रूवल जैसे ही हो जाता है। सेकंड है आपको फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस करना। अगर आप एक पब्लिक कंपनी है और सभी के थ्रू जा रहे हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना जरूरी है। ठीक, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी हो तो नो नीड टू फाइल प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बैंकर्स इस वजह से क्योंकि आजकल डीमैट अकाउंट के थ्रू हम जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाते हैं, यानी किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करते हैं, तो इस सब्सक्रिप्शन के लिए बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट जनरेट करना होता है। ठीक है, ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स भी आजकल हैं। हम लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग, ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शन करते हैं, जैसे 5paisa.com है या बाकी है ये म्यूचुअल फंड सही है टाइप के जितने भी ये हैं, इन सब में क्या ये म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, कुछ भी, ये सब के सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इन सब का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है सेबी के साथ। तो इस वजह से ये जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं जिनके थ्रू हम सब्सक्रिप्शन करते हैं, ये भी तरीके से ब्रोकर्स ही होते हैं। तो ब्रोकर्स का काम आज भी है। ठीक, और अगला है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स एक तरीके से आपके रिस्क को अंडरटेक करते हैं, यानी आपको एक एश्योरेंस देते हैं कि अगर आपकी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब नहीं की गई किसी भी वजह से, तो हम आपके सारे जो सिक्योरिटीज को जो इश्यू करने का जो कॉस्ट है, हम उससे पूरा रिकवर कर देंगे और आपको सिक्योरिटीज का 80%, जो टोटल सिक्योरिटीज का 80% है, आपको पे ऑफ करके आपका सारा जो फाइनेंशियल डेट है उसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, और लास्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ये एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, या ऐसा करो एडवांस समझ लो। जैसे मान लो 100 रुपए के शेयर इशू किए हैं, तो 100 रुपए में हम कहते हैं ना, अरे यार कम से कम 25% तो दे दो ताकि एक काम तो शुरू हो जाए। इसी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा जाता है कि 100 रुपए के शेयर इशू किए थे, तो कम से कम 25 रुपए के शेयर कम से कम सब्सक्राइब करवाओ, ताकि आपका जो ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन है, वो कम से कम स्टार्ट हो सके। बाकी चीजें ऑन द वे रहेंगी और आती रहेंगी। ठीक है, तो अगला लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आइए देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में, तो सबसे पहला है
प्रोस्पेक्टस ऑफ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैंने पहले बताया था कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उन्हें प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत है, लेकिन अगर वो प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं कर पा रही हैं तो दे कैन फाइल अ प्रोस्पेक्टस ऑफ स्टेटमेंट। जैसे हमने कहा था कि जैसे मैंने बताया था अपने लेक्चर्स में कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी नहीं लेकिन मेमोरेंडम है, लेकिन अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर फाइल नहीं कर पाते हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप टेबल ए जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के इक्विवेलेंट है उसे फाइल कर सकते हो। वैसे यहाँ भी है कि पब्लिक कंपनी अगर बना रहे हो यानी गवर्नमेंट कंपनी बन रही है तो वहां पे अगर प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं कर सक रहे हो तो कम से कम प्रोस्पेक्टस ऑफ स्टेटमेंट ही फाइल कर दो जिसमें कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं जैसा प्रोस्पेक्टस में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्सन है, प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। अगला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी कंडीशन है पब्लिक कंपनी में। एक्चुअली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन इसलिए बनाया गया है ताकि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कोई डैमेज ना कर पाए। और जो मैंने बताया भी था कि ओवरऑल जितनी भी क्या कहते हैं पब्लिक जो ऑफरिंग की जाती है जिसमें अगर मान लो 100 करोड़ का है तो 25 करोड़ रुपए मिनिमम पब्लिक कंपनी को मिल जाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, ताकि शेयर होल्डर्स का जो कि उसके एग्जैक्टली कंपनी के ओनर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स खासकर, उनका इंटरेस्ट ना डैमेज होने पाए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मस्ट है, मतलब नीड है। आप उसमें स्टार्टिंग में जितना भी आया उससे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन शेयर एग्जैक्टली ये लागू होता है डायरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी के ओनर्स के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स को सबसे ऊपर का जो है स्टेटस दिया जाता है, यानी लीगल स्टेटस उन्हें मिलता है। और किसी मतलब अगर पब्लिक कंपनी की बात करो तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, ठीक, ये मैंने पहले बताया था। तो अगर 2 डायरेक्टर्स हैं तो कम से कम डायरेक्टर्स को टोटल शेयर में से 10% उन्हें अपने नाम पर लेना होता है, तभी वो कंपनी के एक क्वालिफाइड डायरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, वरना उन्हें एज अ क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं रखा जा सकता। और यही हाल पब्लिक कंपनी में भी, कि वहां भी कम से कम आपको 10 to 20% शेयर्स आपको लेने होते हैं, अपने नाम पे सब्सक्राइब करने होते हैं, ताकि आप कंपनी के मेंबर के साथ साथ कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकें, ठीक है। अगला है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में और कुछ नहीं है, कंपनी को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है आफ्टर दी सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट, जिसमें बताना होता है कि हाँ इतने लोगों ने हमें मतलब हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया, पैसे पे किए हैं, ये उनका नाम और एड्रेस है और ये यहाँ रहते हैं, ऐसा पूरा मतलब पूरी डिटेल उसमें बतानी होती है। और वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का जो लेटर है वो भेजना होता है, ठीक है। अगला है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो डिक्लेरेशन एक लीगल स्टेटमेंट है कंपनी की तरफ से उसके मेंबर्स को, ठीक है, कि हाँ कि हमने जो कंपनी रजिस्टर करवाई है वो सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन से सबको फॉलो किया, हमने सब कुछ किया हुआ है, हम कोई फ्रॉड नहीं है, हम जेन्युइन पर्सन है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये जो इंटरनल डिक्लेरेशन होता है उसे हम जस्ट डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल डिक्लेरेशन होता है उसे हम स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। इसको मैं और प्रिसाइज कर देता हूँ। जैसे कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे जाती है ट्रेड करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज का, तो वो एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो है इश्यू करती है, जिसमें पब्लिक एट लार्ज को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमने सेबी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और कंपनीज एक्ट 2013 की जो भी प्रोविजंस है हमने सबको फॉलो किया है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गए हैं और हम एक जेन्युइन कंपनी है यानी आर्टिफिशियल पर्सन है। आप हमारे में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा डूबेगा और हम आपको प्रॉपर रिटर्न भी पे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने पे रोक रहा हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए, और अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए तो, और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो से फायदा मिले। थैंक यू सो मच।